गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा सर्कल्स का ये वैसे तो लेक्चर 5 है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से राउंड 3 है और ये लास्ट राउंड है थ्योरी का। इसके बाद थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। आज टेक्स्ट में हम लोग करीब 5 या 6 बातें जानेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये कि आज जो बातें होंगी वो हमारी टेंजेंट और उससे रिलेटेड कुछ बातें। तो टेंजेंट क्या होता है इसको समझते हैं। अगर एक सर्किल और एक लाइन कंसीडर कीजिए, एक सर्किल और एक लाइन, तो इनके इंटरसेक्शन की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 केसेस हैं लाइन और सर्किल के बीच में। या तो लाइन सर्किल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि रेड कलर वाली सर्किल और लाइन को आप देखिए, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो सर्किल पे भी हो और लाइन पे भी हो। या फिर ऐसा होगा कि ये लाइन इस सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल जाए, जैसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो ये जो लाइन है इसने इस सर्किल को 2 पॉइंट पे काटा। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? सीकेंट। तो ये लाइन इस सर्किल के लिए सीकेंट है। अच्छा, और तीसरा और आखिरी केस जो ब्लू से बनाया है मैंने, सर्किल है और लाइन है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है। ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही है। जब कहते हैं टच कर रही है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा जो लाइन पे भी होगा और सरफेस ऑफ इसके सर्कमफेरेंस ऑफ इसके सर्किल के सर्कमफेरेंस पे भी होगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट है यहां पर, ये चलो P से डिनोट कर लो। तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी टेंजेंट। तो जब कोई लाइन किसी सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है तो इस लाइन को उस सर्किल के रेस्पेक्ट में टेंजेंट कहा जाएगा। दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू दिस सर्किल। और जहां पे वो टच किया यानी कॉमन पॉइंट है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ये जो P पॉइंट है ये P कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहली चीज तो यही जानी कि टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच करे। 2 पॉइंट पे अगर कट करेगी तो वो सीकेंट कहलाएगी। और ये जो पहला केस है ये ना यहाँ पे टेंजेंट कहला सकती है ना ही यहाँ पे सीकेंट कहला सकती है, क्योंकि सीकेंट होती तो 2 पॉइंट कॉमन होते, टेंजेंट होती तो केवल एक पॉइंट कॉमन होता। ठीक है, टेंजेंट के ही बारे में ज्यादा बातें होनी है आज। अब इसमें आगे जाने से पहले एक पुरानी बात आपको याद दिलाएं। क्लासेस में मेरे ख्याल से 8th क्लास वगैरह में 7th क्लास में आपने पढ़ा है, किसी भी पॉइंट को ले लो, जैसे चलो ये P पॉइंट हमने ले लिया और ये कोई लाइन है जिसको हम लाइन L कहे ले रहे हैं, लाइन L। इसके कई पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, जैसे मैंने इसका ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। इसमें D पे परपेंडिकुलर का निशान बना रहा हूं। तो अब ये देखिए कि ये जो 4 डिस्टेंसेस बनाए मैंने, PA, PB, PC और PD, इसमें सबसे कम कौन सा होगा? PD सबसे कम होगा। क्यों होगा? आखिर ऐसा क्यों है? तो आप ये देखिए कि अगर आप ये चेक करना चाहें कि PC और PD में कौन छोटा कौन बड़ा, तो आप देखिए कि इन ट्राइंगल PDC, आप PDC ट्राइंगल देखिए जरा, PDC, इसमें PDC ट्राइंगल में आपको PC जो है वो क्या दिखाई पड़ रहा है? 90 के सामने वाली साइड। तो PC इज हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है। तो इट इंप्लाइज दैट PD इज लेस देन PC। तो PD PC से स्मॉलर है। अब आप कहते हैं कि PD और PB में कौन बड़ा, तो हम ट्राइंगल PDB यहां पे चेक करते हैं। अगर हम ट्राइंगल PDB दिखाएं आपको, PDB,
तो यहां भी आप देखिए पीडीबी में पीबी जो है वो यहां पे हाइपोटेन्यूज हो गया, पीबी इज हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में पीडी जो है वो पीबी से कम हुआ। तो ऐसे ही आप पीए और पीडी कंपेयर करेंगे तो पीडी पीए से भी कम आएगी। तो कुल मिला के अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मिलाया जाए, जैसे पी पॉइंट को लाइन एल के डिफरेंट पॉइंट से मिलाया जाए, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा वाला होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली PD इज लेस देन PA। आप कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है किसी पॉइंट का किसी लाइन से, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का लाइन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from a line is shortest। तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिएगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो P पॉइंट से लाइन L के डिफरेंट पॉइंट्स A B C D इनको मिलाया तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन आया? PD आया। ये बात क्लियर हो गई? चलो अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे वापस। ये पुरानी बात थी, आपने पढ़ी हुई थी। अब सवाल, अब यहां पर एक नियम है, किसी भी टेंजेंट, जैसे ये सर्किल है और ये लाइन, यहाँ पे लाइन L जो है यहाँ पे टेंजेंट है, हम इसको लाइन L लिखे ले रहे हैं, और ये इस सर्किल का सेंटर चलो हमने C से डिनोट कर दिया। और हम एक बात यहां पे कहने जा रहे हैं कि कोई भी टेंजेंट जो होती है सर्किल को जहां टच करती है, जैसे मान लो ये टच कर रही है A पॉइंट पे, ए क्या हो गया? ए हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस सर्किल को इस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है, यानी कि टच कर रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर सेंटर को मिला दिया जाए, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? CA की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दिया जाए तो ये टेंजेंट के साथ में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। और टेंजेंट is perpendicular to the radius passing through the point of contact। ये प्रॉपर्टी है, इसको समझिए क्या कहने जा रहे हैं। किसी भी सर्किल पे कोई टेंजेंट है, जैसे ये लाइन L टेंजेंट है इस सर्किल पे, जहां टच कर रही है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ए पॉइंट से जो रेडियस पास हो रहा है, कौन पास हो रहा है? AC। ये टेंजेंट उसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। सुना है आप लोगों ने ये बात? पहले भी सुनी होगी शायद। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? रीजन क्या है? रीजन इज वेरी 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 सिंपल। सुनिए, ऐसा करते हैं, इन पॉइंट्स को कुछ लेटर से डिनोट कर दें। चलो इसको हम B से, इसको D से, इसको E से, और इसको हम P से, इसको Q से, और इसको R से डिनोट कर रहे हैं। लेट रेडियस इज इक्वल टू R। रेडियस हमने R मान लिया। तो
ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। अब आप यहां पे सबसे पहले BC की बात कीजिए। तो देखिए BC जो है, BC को हम कह सकते हैं BP प्लस PC। BC डिस्टेंस को हम BP प्लस PC कह सकते हैं। और BP कितना है? R, तो ये हो गया R प्लस PC, यानी कि BC जो है वो R से ज्यादा है, क्योंकि BC क्या है? R प्लस PC। R में कुछ ऐड हो रहा है तब जाके बराबर हो रहा है। अच्छा, और R जो है आपने देखा, R हम CA को भी कह सकते हैं, तो BC इज ग्रेटर देन CA। तो BC जो है वो AC या CA से ज्यादा है। सिमिलरली DC ये भी CA से ज्यादा आएगा, EC ये भी CA से ज्यादा आएगा। दैट इज CA इज स्मॉलेस्ट। तो CA जो है सबसे कम है। और आपको पता है किसी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंसेस निकाले जाएं, लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन किया जाए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किसका आता है? जो परपेंडिकुलर होता है। अभी पीछे बताया था ना मैंने। तो चूंकि CA स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन से, तो इसका मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो इट इंप्लाइज दैट CA इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L। तो ये यहां पर 90 डिग्री एंगल वाली बात आ गई। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट इस सर्किल को जहां टच करेगी, जैसे ये लाइन L यहां पे टेंजेंट थी, सर्किल को A पॉइंट पे टच कर रही थी, तो इस पॉइंट से सर्किल के सेंटर को मिला दो, मतलब कि रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज AC। तो ये लाइन इसके साथ, AC के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 1। आज 5 बातें सीखेंगे हम लोग टेंजेंट पे। तो ये पहली बात है, आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे दूसरी बात ये थी कि किसी भी सर्किल, किसी भी पॉइंट से किसी सर्किल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, किसी पॉइंट से कितनी लाइंस खींची जा सकती हैं जो किसी सर्किल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव करेंगी। तो इसका जवाब यह है कि पहले हमें यह बताओ वो पॉइंट है कहां। अगर वो पॉइंट सर्किल के अंदर है, जैसे एक तो केस ये कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर है, अगर ये पॉइंट सर्किल के अंदर है तो भाई कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके थ्रू जब आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन इसके लिए सीकेंट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये पॉइंट इस सर्किल के अंदर है। इस पॉइंट से जितनी भी लाइंस आप बना के देख सकते हो, जितनी भी लाइंस आप बना के देख सकते हो, कोई सी भी लाइन बना के देख लो, वो इस सर्किल को 2 जगह काटेगी। देखिए लाइन जो होती है दोनों तरफ एंडलेस होती। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट से ये एक लाइन बनाई, अब आप देख सकते हैं ये लाइन इस सर्किल को 2 जगह कट कर रही, तो ये टेंजेंट थोड़ी हुई, सीकेंट हो गई। टेंजेंट जो होती है वो केवल एक पॉइंट कॉमन रखती है सर्किल के साथ। तो अगर पॉइंट अंदर है और उसके थ्रू लाइन खींचोगे और लाइन इधर भी एक्सटेंड होगी तो सर्किल को कहीं ना कहीं कट करेगी, उधर भी एक्सटेंड होगी तो कहीं ना कहीं कट करेगी। तो सर्किल के साथ में तो 2 पॉइंट कॉमन हो गए ना। तो इसलिए अगर पॉइंट सर्किल के अंदर आपने चूज किया तो देयर विल बी नो टेंजेंट। तो जैसे इस पॉइंट को हमने A कह दिया, नंबर ऑफ tangents is 0 if point A lies
inside the circle. Number of tangents passing through A, ये भी हमको बोलना चाहिए. तो अगर पॉइंट ए सर्किल के अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी. अच्छा, अगर पॉइंट सर्किल के सर्कमफेरेंस पर है, ये ए पॉइंट, इन दैट केस क्या होगा, केवल एक टेंजेंट बनेगी. इफ ए लाइज ऑन द सर्किल, then only one tangent passes through it. ठीक है, अगर ए पॉइंट सर्किल के सर्कमफेरेंस पे है तो केवल एक टेंजेंट पास होगी. और तीसरी बात क्या, कि ये पॉइंट सर्किल के बाहर है. एक तो ये था कि भाई पॉइंट सर्किल के अंदर है, जैसे ये देखा आपने, यहाँ पे पॉइंट सर्किल के सर्कमफेरेंस पे है. और एक केस ये कि ये पॉइंट सर्किल के बाहर है, ना सर्कमफेरेंस पे है ना सर्किल के अंदर है. इन दैट केस आप देख रहे हैं दो टेंजेंट्स बन रही हैं, तब केवल दो टेंजेंट बनेंगी. तो इसमें हमें लिखना है कि इफ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, lies outside the circle, then there will be two tangents through it. इस सर्किल के लिए दो टेंजेंट्स पास होंगे. तो ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स टॉपिक था कि कितनी टेंजेंट्स बनेंगी. नंबर ऑफ टेंजेंट्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट. थ्रू अ गिवन पॉइंट. ठीक है जी, ये भी क्लियर. ओके, अब देखिए इसके बाद तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है. किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. अभी हमने बताई आपसे बात कि अगर पॉइंट बाहर है सर्किल के, जैसे ये पॉइंट है, ये सर्किल के बाहर का पॉइंट है जिसको हम P लेटर से डिनोट कर रहे हैं. ये टेंजेंट सर्किल को, इससे दो दो बन रही है टेंजेंट्स. तो मान लो ऊपर वाली टेंजेंट ने इस सर्किल को A पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्रिएट किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है. ठीक है, वो टेंजेंट A पे टच कर रही है, ये B पे टच कर रही है. तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखिए. पहली बात ये कि PA इज ऑलवेज इक्वल टू PB. एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं किसी सर्किल पे, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे वो इस P पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होंगे. PA इक्वल टू PB. अभी देखते हैं क्यों. ये प्रॉपर्टी है, बहुत 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 काम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो बच्चे खुचे रूल हैं उसमें ये काफी काम की बात है. एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो सर्किल को जहां टच करते हैं यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो P का A से डिस्टेंस निकालो या P का B से डिस्टेंस निकालो, बराबर आएगा. अब बात है कि ऐसा क्यों, रीजन पे आते हैं. रीजन बहुत सिंपल सा है. ये सर्किल का सेंटर है C यहां पर.
पहली प्रॉपर्टी आज बताई थी मैंने कि किसी भी टेंजेंट को जब आप ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल पे, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां से पास होने वाले रेडियस के साथ में टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है ना, यहां भी 90 डिग्री बनेगा और यहां भी 90 डिग्री बनेगा। कोई कंफ्यूजन इस बात में? अब जरा कंसीडर कीजिए दो राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखिए, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, ये दोनों ट्रायंगल्स RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PBC, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। PC इज इक्वल टू PC, कॉमन। तो हाइपोटेन्यूज इनका बराबर है। भाई PAC में PC क्या है? 90 डिग्री के सामने की साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज। PBC में PC उसके लिए भी वही साइड बिहेव कर रही है, हाइपोटेन्यूज है। तो RHS दोनों राइट एंगल हैं, दोनों के हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल है और एक साइड की लंबाई बराबर है। तो AC और BC ये दोनों बराबर हैं। किस लिए बराबर हैं? रेडियस रेडियस बराबर होते हैं। तीसरी चीज कि भाई AC इज इक्वल टू BC, बोथ इक्वल टू रेडियस। Hence, by RHS rule, triangle PAC is congruent to triangle PBC। तो आप देखिए, शुरू के दो लेटर यहां ले लीजिए, PA यहां के PB, तो इट इंप्लाइज दैट PA इज इक्वल टू PB। CPCT के जरिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बात हो गई प्रूव। और एक और काम की चीज कि ये जो एंगल हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे CPCT के द्वारा। यानी कि PC जो होती है, P को C से मिला दें तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये एंगल APC को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, आप कह सकते हैं एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। ये क्यों? ये भी CPCT के जरिए लिखा है हमने। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट PC बाइसेक्ट्स एंगल APB। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन किताबों में इसको स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, हमने इसका यूज नहीं देखा। फिलहाल जो काम की बात है वो ये है कि PA इक्वल टू PB। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे दो टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, जहां पे ये इसको टच करेंगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। रीजन क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी वाली बात की वजह से ये हुआ। ओके, अब देखिए आ रही है बात कॉमन टेंजेंट के ऊपर। कॉमन टेंजेंट क्या होती? तो पहले कॉमन टेंजेंट की तो बात करेंगे ही करेंगे। अब बात ये आ रही है कि ऐसे सर्किल्स, दो सर्किल्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि दो सर्किल में केवल एक पॉइंट कॉमन है। दो सर्किल्स में अगर एक पॉइंट कॉमन हो तो हम कहते हैं कि ये सर्किल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें एक चीज आपको और दिखा देता हूं पहले। ये सर्किल्स एक दूसरे को ना
टच कर रहे हैं ना कट कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट करते हैं तो 2 पॉइंट्स कॉमन आते हैं, जब कट करते हैं तो 2 पॉइंट कॉमन होंगे यहां पर, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जैसे इसको हम ए और इसको बी कह दें। तो आप देखिए ए पॉइंट लेफ्ट वाले सर्किल पे भी है, राइट वाले पे भी है, बी पॉइंट लेफ्ट वाले पे भी है, राइट पे भी है। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स थे, तो वो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। ठीक है, ये 2 सर्कल्स जो हैं ये नॉन इंटरसेक्टिंग। और ये था इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब हम बात कर रहे हैं टचिंग सर्कल्स की, बात करेंगे कि 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं तो मतलब एक पॉइंट कॉमन है। अब टचिंग 2 तरह की होती है, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। तो अगर इसमें क्या होगा, पहला केस जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट कहलाएगी कॉमन टेंजेंट। ये जो लाइन खींची हुई है ये लेफ्ट वाले सर्किल पे भी और राइट वाले सर्किल पे भी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। अगर 2 सर्किल कॉमन टेंजेंट के अलग अलग साइड्स पे लाई कर रहे हैं तो ये कहलाती है एक्सटर्नल टचिंग। और दोनों सर्किल्स कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, जैसे वहां पे आप देखिए दोनों राइट साइड में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल टचिंग। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल टचिंग या सर्कल्स टच एक्सटर्नली, इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, सर्कल्स टच एक्सटर्नली। और यहां पे कहेंगे कि सर्कल्स टच इंटरनली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर्कल्स इंटरनल टच कर रहे हैं कि एक्सटर्नल, ये तो फिगर बनी हुई है तो दिख रहा है। लेकिन अगर फिगर ना बनी हो, डेटा को दिया हो, डेटा दिए हो, तो उसके बेसिस पे क्या। तो चलो ऐसा समझ लो कि इस सर्किल का जो रेड वाला स्मॉलर सर्किल, इसके लिए रेडियस हमने स्मॉल r मान लिया, और ब्लू वाला बड़े सर्किल के लिए हमने कैपिटल R मान लिया। और इन सर्किल्स के जो सेंटर्स हैं, इनके जो सेंटर्स हैं, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है सेंट्रल डिस्टेंस। सेंटर्स के बीच की दूरी सेंट्रल डिस्टेंस। तो अगर हम सेंटर से सेंटर को मिला दें तो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d से डिनोट करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर जो सेंट्रल डिस्टेंस है d, वो किसके बराबर है, दोनों रेडियस जो हैं, रेडियाई, इनके सम के बराबर। स्मॉल r और कैपिटल R का सम करके देखो, ये आ रहा है। ठीक है, आप इसके सेंटर्स को कुछ नाम दे दो। चलो हमने इसको जो है A बोल दिया, इसको B बोल दिया, और इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को C बोल दिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर AB जो है, सेंट्रल डिस्टेंस D जो है, D AB किसके बराबर है, AC प्लस CB। तो D इक्वल टू AC को हमने स्मॉल r से डिनोट किया है और CB को कैपिटल R से डिनोट किया है, तो स्मॉल d इसके बराबर आ गया। तो ये सेंट्रल डिस्टेंस आ गया। अब यहां पे बात करिए, ये हमने इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया हुआ है। स्मॉलर सर्किल के सेंटर को हमने A लेटर से डिनोट किया था, बड़े वाले के सेंटर को हमने B से डिनोट किया था, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को C से डिनोट किया था। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री का निशान बना लीजिए। अब यहां पर आप ये देखिए कि जो सेंट्रल डिस्टेंस है D,
स्मॉल डी, वो क्या है ए बी। आप ए बी को बोल सकते हैं सी बी माइनस सी ए, सी बी में से सी ए को सब्ट्रैक्ट कर दे। अच्छा सी बी क्या है, बड़े सर्किल का रेडियस कैपिटल आर, और सी ए क्या है, स्मॉल आर। तो स्मॉल डी, इस केस में स्मॉल डी जो है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर है। तो जब सेंट्रल डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस के बराबर होता है तो इंटरनल टचिंग का केस बनता है, और जब सेंट्रल डिस्टेंस रेडियाई के सम के बराबर बनता है तो एक्सटर्नल टचिंग का केस बनता है। जैसे कभी सवाल में आपको डेटा दे देगा कि भाई एक सर्किल का रेडियस 5 है, एक का 8 है, और वो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और कहेगा इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बताओ। अब एक नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अब सेंटर्स के बीच की दूरी एक्सटर्नली टच करने पे, अरे भाई दोनों को जोड़ दो, जो जो दे रखा है 5 और 8 मान लो दे रखा है, ठीक है। और अगर इंटरनल टचिंग की बात करता तो 8 में से 5 को, बड़े में से कम को घटा दो, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आएंगे ना, 10 सवाल तो ऑब्जेक्टिव ही आने, तो इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये छोटी सी बात के ऊपर बेस्ड। अच्छा अब ये दो सर्किल्स हैं, दो सर्किल्स में ये जो टेंजेंट्स हमने बनाई हैं पहले केस में, अब देखिए कई टाइप की टेंजेंट्स होती हैं। कॉमन टेंजेंट, अभी जो पीछे देखा था वो भी कॉमन टेंजेंट था, वो तब था जब सर्किल्स टच कर रहे थे, इंटरनली या एक्सटर्नली टच कर रहे थे, वन पॉइंट इज कॉमन। मगर ऐसा हो कि वो जो सर्किल्स हो वो ना टच करें ना कट करें, अलग अलग बने हो, जैसे कि यहां देख रहे हैं आप, तो कैसे बनाएंगे टेंजेंट? तो ये जो टेंजेंट हमने लेफ्ट साइड में बनाई हैं ये कहलाती हैं डायरेक्ट टेंजेंट। ये क्या है? दिस इज डायरेक्ट टेंजेंट। ये वाली भी है डायरेक्ट टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब ये ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है देखिए, और डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है? अगर दोनों सर्किल्स टेंजेंट के एक ही साइड में लाई कर रही हों, लेफ्ट वाले केसेस को देखिए, जो ऊपर वाली लाइन हमने बनाई है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट टेंजेंट। क्यों? बिकॉज बोथ सर्कल्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ दिस टेंजेंट। नीचे वाली टेंजेंट को भी लेफ्ट में जो बनी है इसको भी हम कह रहे हैं डायरेक्ट टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों सर्कल उसके ऊपर की तरफ है। लेकिन ट्रांसवर्स टेंजेंट में क्या होता है? एक सर्किल अगर इसके लेफ्ट में होता है तो दूसरा राइट में होता है, या अगर एक उसमें ऊपर है तो दूसरा नीचे है। सिमिलरली ये वाली भी कहलाएगी ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट कई किस्म की थी। अच्छा अभी क्या आप मुझे वापस पेज पे आ रहे हैं, पीछे वाले पेज पे? जो लेफ्ट साइड में दो दो टेंजेंट बनी हुई हैं ये कॉमन टेंजेंट है। इस सर्किल के लिए भी टेंजेंट कहलाएगी, उस सर्किल के लिए भी एक ही लाइन है, मगर इस सर्किल भी इस सर्किल के लिए भी टेंजेंट है, बिकॉज इसके साथ में एक पॉइंट कॉमन और उस सर्किल के साथ भी एक पॉइंट कॉमन। हाँ, इत्तेफाक सी बात है ये दोनों कॉमन पॉइंट इस सर्किल्स का भी कॉमन पॉइंट था। अभी जो पीछे पेज आगे पेज पे देखेंगे उसमें हमने देखा था उनके अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रहा था। फिलहाल ये जो लेफ्ट वाला केस है जिसमें हम कहते हैं एक्सटर्नल टचिंग, ये कौन सी है टेंजेंट? डायरेक्ट के ट्रांसवर्स? दोनों अलग अलग साइड में हैं तो ट्रांसवर्स टेंजेंट है, और वो वाली डायरेक्ट टेंजेंट है। तो जब दोनों सर्किल टेंजेंट के एक ही तरफ लाई करें तो कहलाएगी डायरेक्ट टेंजेंट, और जब टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सर्किल्स अलग अलग साइड में लाई करें तो वो ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ये पहला वाला केस ट्रांसवर्स टेंजेंट का है, दूसरा वाला डायरेक्ट टेंजेंट का है, जो यहां पे भी आपने देखा। बस यहां पे क्या था, ये सर्किल्स आपस में टच नहीं कर रहे थे, ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स के लिए केस था। तो डायरेक्ट टेंजेंट्स में
दोनों सर्किल एक ही तरफ लाई करेंगे, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, लेकिन ट्रांसवर्स में अपोजिट साइड में इस लाइन के या टेंजेंट के रेस्पेक्ट में लाई करेंगे। तो वो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं और ये डायरेक्ट टेंजेंट्स हैं। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सुनिए। किसी भी कॉर्ड के सेगमेंट्स क्या होते हैं? एक तो था सर्किल के सेगमेंट। जब सर्किल के सेगमेंट की बात आई तो कौन सा केस याद दिलाया था मैंने आपको? ब्रिटानिया मारी गोल्ड बिस्किट के टुकड़े। जब उसको तोड़ते हैं तो वो दो टुकड़े हो जाते हैं, एक आर्क होती है और एक कॉर्ड होती है, उससे बाउंड होते हैं, एक मेजर एक माइनर। हम बात कर रहे हैं किसी कॉर्ड के सेगमेंट्स। अब कॉर्ड के सेगमेंट्स का क्या मतलब है? देखिए, सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड, सेगमेंट्स ऑफ अ कॉर्ड, इसको लेके बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी। इसके लिए भी हम पीछे एक पेज ऐड करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैसे ये सर्किल हमने बनाया, एक पॉइंट ले लो जो इस सर्किल के या तो अंदर लो या बाहर लो, सर्किल पे मत लो, ठीक है? सर्किल के अंदर लो या बाहर लो। तो चलो हमने अंदर एक पॉइंट चूज कर लिया, जैसे ये पॉइंट पी पॉइंट, जैसे इससे कोई कॉर्ड हम पास कर रहे हैं, इससे कोई कॉर्ड पास करें, जैसे ठीक है, ये जो कॉर्ड है पी पॉइंट से पास हो रही है और ये कॉर्ड के एंड्स हैं ए बी। किसी भी कॉर्ड पे कोई पॉइंट ले लिया आपने, जैसे ये पी पॉइंट इस कॉर्ड पे लाई कर रहा है, मतलब कॉर्ड के अंदर के हिस्से में है, ठीक है, इंटीरियर में है, कॉर्ड के इंटीरियर में है। ए से बी तक जो मिलाने से पॉइंट्स बने हैं, कॉर्ड जिससे बनाई, उन्हीं में से कोई पॉइंट हमने पी लिया हुआ है। तो इस पी पॉइंट ने इस कॉर्ड के दो टुकड़े कर दिए। पी से शुरू करो, पी ए पी बी, तुम क्या बोलेंगे? पी ए एंड पी बी आर सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड ए बी। तो ये एक टुकड़ा पी ए और एक टुकड़ा पी बी है, पी से ही गिनिए, ठीक है? ये तो हो गया जब पॉइंट्स इस कॉर्ड के अंदर लाई कर रहा था, कॉर्ड पे लाई कर रहा था। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये पॉइंट इस सर्किल पे लाई ना करके सर्किल के बाहर लाई कर रहा होता, तो चलो, जैसे इस बार हम पॉइंट जो है सर्किल के बाहर बना रहे हैं, जैसे ये पॉइंट है। तो दो बातें, या तो सर्किल के अंदर लेना या सर्किल के बाहर। अब आप इस P पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो इस सर्किल को दो जगह कट करता हुआ निकले। ठीक है, तो ये ए बी, तो ए बी जो कॉर्ड है, ये P पॉइंट उसी को एक्सटेंड करने पे आगे जाके P पॉइंट बना है। तो ये P पॉइंट कॉर्ड के अंदर तो लाई नहीं कर रहा है, कॉर्ड ए से बी का जो गैप है उसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करने पे, आगे बढ़ाने पे लाई कर रहा है। तो इस वक्त भी हम अगर ये कहें कि इसके टुकड़े कौन कौन से हैं, इस कॉर्ड के टुकड़े, तो वही कहेंगे पी ए एंड पी बी। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि सर पी ए तो पूरी है, पी बी उसी का हिस्सा है, तो टुकड़े कहां हुए? टुकड़े तो ये हुए कि ए बी और बी पी होने चाहिए टुकड़े, लेकिन नहीं, हम कॉर्ड ए बी के ही टुकड़े कहेंगे, बट ये एक्सटर्नल पॉइंट के द्वारा बनाए गए टुकड़े हैं। यानी कि हम क्या बोलेंगे? पी ए एंड पी बी
आर सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड सेम स्टेटमेंट, जो यहां लिखा हुआ है वही स्टेटमेंट वहां लिखा हुआ है। पीए एंड पीबी आर सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड एबी। तो कॉर्ड पे पॉइंट ले लो या कॉर्ड को आगे बढ़ाओ, सर्किल के बाहर निकल जाओ, वहां पे कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से दोनों एंड्स कॉर्ड के मिला लो, पी ए पी बी, ये कॉर्ड्स के टुकड़े कहलाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, सुनिए क्या। अभी आप ये देखिए कि यहां पे दो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स हैं, चलो इनके नाम रख लेते हैं। इस कॉर्ड को मैं ए बी कह रहा हूं और इस कॉर्ड को चलो सी डी कह रहा हूं। ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पी पॉइंट पे, ठीक है। दो कॉर्ड्स ले रही सर्किल के अंदर, ये इंटरसेक्ट कर रही है, सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए पी पॉइंट ने ए बी कॉर्ड के दो सेगमेंट्स कर दिए, कौन कौन, एपी और पीबी, या पीए पीबी कह लो, और सीडी कॉर्ड के भी दो हो गए, टुकड़े हो गए, कौन कौन से, पीबी सॉरी पीडी और पीसी। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। क्या, किसी भी कॉर्ड के जो टुकड़े हैं, सेगमेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट, दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन कॉर्ड्स के टुकड़े हो गए। तो ए बी कॉर्ड के जो टुकड़े हैं उनका प्रोडक्ट यानी पीए और पीबी का प्रोडक्ट, उधर पीबी पीसी और पीडी का प्रोडक्ट, ये बराबर आएगा। क्या कर रहे हैं हम यहां पर कि पी ए इंटू पीबी, पीए पीबी क्या है, ए बी कॉर्ड के टुकड़े, उनका प्रोडक्ट, ए बी कॉर्ड के जो सेगमेंट, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, तो ए बी कॉर्ड के टुकड़े, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू सी डी कॉर्ड के टुकड़े, पी सी इंटू पी डी। ये प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों है, आते हैं इस बात पे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई बात बिना रीजन के आपको बताई हो, ठीक है, समझिए ऐसा क्यों है। क्या किया मैंने, ए को सी से और बी को डी से ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन आपको दिखी नहीं होंगी। अब आप ये देखो, जरा ध्यान से सुनना, अगर हम ए को डी से मिला देते, मिलाया नहीं है लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मिला देते हैं, बाद में हटा देंगे। ए को डी से मिला रहे हैं हम, एक मिनट, बहुत ज्यादा पेजेस हैं आज भी। मान लो हमने इसको ए को डी से मिला दिया, तो मुझे ये बताओ एंगल ए सी डी और ए बी डी के बारे में क्या ख्याल है आपके, ए डी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में। ए डी कॉर्ड ने इस सर्किल के दो सेगमेंट्स कर दिए और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इतने सवाल लगा चुके हैं, एक फिल्म आई थी उसका नाम था अब तक 56, तो हम भी अब तक 56 सवाल लगा चुके हैं, 56। हाँ वाकई में 32 उधर थे और इधर हम लोग ने 24 लगाए। 32 और 24 कितने हुए, अब तक 56, ठीक है। और सॉल्व एग्जाम्पल्स ही करीब 90 हैं इस पे। बाकी आपके डाउट्स होंगे तो हम लोग 100 के ऊपर रन बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो 90 तो हम ही बनाएंगे, बाकी आपके होंगे सर। चलिए देखिए, तो इसमें एडी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में जरा देखिए, एडी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में एंगल एसीडी और एंगल एबीडी सेम सेगमेंट के एंगल हैं, तो ये एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो चलो कुछ डिनोट कर लें, अल्फा अल्फा डिनोट कर लें, बोलो नहीं भाई, ठीक है। तो आप कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू कॉर्ड एडी, एडी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी से अल्फा, इनको अल्फा कह लें। रीजन क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब
इसी तरीके से अगर हमने बी और सी को ज्वाइन कर दिया होता, अगर हमने बी और सी को ज्वाइन कर दिया होता, तो जरा इस देखो जरा, विद रेस्पेक्ट टू कॉर्ड BC कॉर्ड के रेस्पेक्ट में देखो, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CDB, क्या भाई बराबर है, बीटा कह लो, सेम रीजन जो यहां लिखा हुआ है। तो इस एंगल को अगर हम बीटा कहें, ये वाला एंगल भी बीटा है। चलो, अब ये जो दो लाइंस हमने बनाई हैं, इन लाइंस को मैं हटाए दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन कम से कम रहे। तो इसको अब जरा दो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल APC, देखो ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ये दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं APC और BPD, APC और BPD या DPB जो भी है, ये दो ट्रायंगल्स को देखिए, उसके पास अल्फा बीटा है, उधर ट्रायंगल के पास भी अल्फा बीटा है, और ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट है, थीटा थीटा कह लो। तो अब देखिए इधर ट्रायंगल CPA में जो तीन एंगल हैं वही BPD में भी हैं, तो बाय एंगल एंगल रूल ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। मगर सिमिलैरिटी में नाम लिखने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पहले का तो जो चाहे लिख लो, हमने APC लिख लिया। अब सिमिलैरिटी में देखो A पे बीटा बन रहा है, तो वहां बीटा कहां बन रहा है, वहां D पे बन रहा है, तो पहले हमको यहाँ शुरू में A लिखा है तो वहां पे उसका करस्पॉन्डिंग लेटर D लिखना पड़ेगा, A की करस्पॉन्डेंस D के साथ में। अच्छा, P पे तो सेम एंगल बन रहा है, बीच में P है तो यहाँ भी बीच में P आएगा, और लास्ट में क्या बचा, जो तीसरा लेटर कौन बचा, तीसरा लेटर B बचा। हाँ वो चलो ठीक है, ट्रिपल निशान लगा लेते हैं, ठीक, ओके। अब जब ये कौन सा रूल, बाय एंगल 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 रूल, तो अब आप देखिए इसके शुरू के दो लेटर ले लो AP, इसके शुरू के दो लेटर क्या हैं DP, इसके लास्ट के दो लेटर ले लो PC, इसके लास्ट के दो लेटर ले लो PB। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AP बोलो PA बोलो एक ही बात है, तो PA इंटू ये PB को इधर ले आओ, PA इंटू PB, इधर PC इंटू ये जो DP लिखा है इसको PD लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो जी हो गया प्रूफ। प्रूविंग्स नहीं आएंगी, परेशान ना होइए, प्रूविंग्स नहीं आएंगी, सिलेबस से प्रूविंग आउट है, तो सभी में प्रूविंग्स नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज प्रूव करने को आएंगी, सर्कल्स में जो थ्योरम्स हैं उनके प्रूव नहीं आएंगे। चलिए फिलहाल ये प्रूविंग पहले आया करती थी बोर्ड में, फिलहाल अब देखिए यहाँ पे क्या है, सुनो तो क्या समझे, अगर दो कॉर्ड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट हुए जा रही है, कॉमन पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, तो इन कॉर्ड्स के टुकड़े हो गए, जैसे AB कॉर्ड के टुकड़े हुए PA PB, CD कॉर्ड के टुकड़े हुए PC PD, तो इनका ये कहना है कि जिस कॉर्ड के टुकड़े हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे AB कॉर्ड के टुकड़े PA PB हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, दूसरी कॉर्ड के टुकड़े उनको मल्टीप्लाई कर लो, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो ये तो था अंदर वाला केस, अब हम दूसरा केस लेते हैं, जब ये
कॉर्ड्स ए बी, ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है, ये सर्किल के अंदर नहीं टकराई, आपस में इंटरसेक्ट सर्किल के अंदर नहीं करे। तो हमने क्या किया, इनको आगे बढ़ा दिया। अगर पैरेलल नहीं है तो दो बातें, या तो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी या सर्किल के बाहर जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमने इनको आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाने पर ये ए बी कॉर्ड को जब एक्सटेंड किया और सी डी कॉर्ड को एक्सटेंड किया तो ये पी पॉइंट पे जाके टकरा गई, पी पॉइंट पे जाके टकरा गई। अब हमें यहां पे वही बात बोलनी है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, रहेगी वही बात, उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्या बोलने जा रहे हैं कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है भाई, अब इसका डेरिवेशन समझते हैं। पिछले राउंड में जो हमने टेक्स्ट का पोर्शन पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कि किसी साइड को अगर हम एक्सटेंड करें, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, याद है? तो अगर आप ए बी डी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बी पर ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो बी पे जो एक्सटीरियर एंगल है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाली साइड, तो अल्फा मान लो, तो ये भी अल्फा हो गया। इसी तरीके से डी वर्टेक्स पे आ जाओ, डी वर्टेक्स पे यहां जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बीटा, वो ये ए पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब आप दो ट्रायंगल्स पकड़ लो, कौन से? एक तो पीबीडी और एक बड़ा वाला ट्रायंगल पीएसी। ट्रायंगल पीबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखो नाम क्या लिखेंगे, P तो कॉमन वर्टेक्स है तो P की जगह पे तो P आ गया। अब देखो इसमें B पे बना था अल्फा, तो बड़े ट्रायंगल में अल्फा कहां पे बन रहा है? C पे बन रहा है, तो क्या नाम हो गया उसका? PCA। तो ये बड़े ट्रायंगल का नाम PCA लिखना पड़ेगा। आपने सर नाम में क्या रखा है? अरे भैया सिमिलैरिटी में बहुत रखा है, उसी सीक्वेंस में तो हम रेशियो लिखेंगे। तो अब यहां पे क्या बन गई बात, देखिए कि PB अपॉन, शुरू के दो को लीजिए, उधर भी शुरू के दो को लीजिए, PC, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? PD, उधर क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट PA। तो ये जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? PD अपॉन PA के। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पे लिख भी दीजिए बाय एंगल रूल। इस एंगल रूल की वजह से ये आपस में सिमिलर हैं। तो इट मींस PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। तो बहुत काम की चीज थी भाई ये, राइट? दो बातें और हैं टेक्स्ट में। अच्छा, अभी एक यहां पे प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है, अभी आपने एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आपने पढ़ा था, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल विद रेस्पेक्ट टू ए कॉर्ड। कोई कॉर्ड एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनाती थी तो वो इक्वल होते थे। इस प्रॉपर्टी में क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट या एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। एंगल्स इन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुन लो। इसमें एक कॉर्ड है और एक यहां पे लाइन खींची हुई है टेंजेंट, ये टेंजेंट है,
मान लो इसको हम एल लाइन कह रहे हैं, ये सर्किल को जहां टच कर रही है, जैसे ए पॉइंट है, ये सर्किल को जहां टच कर रही है उस पॉइंट से एक कॉर्ड बनाई। ये जो कॉर्ड हर जगह नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप एक कॉर्ड ले लो, जैसे हमने ए बी कॉर्ड ले ली। तो इस ए बी कॉर्ड ने इस सर्किल के दो सेगमेंट्स बना दिए, कॉर्ड सर्किल के दो सेगमेंट बना देती है, ठीक, एक इसके लेफ्ट साइड में, एक इसके राइट साइड में, बिस्किट के टुकड़े। अब इसने लेफ्ट वाली साइड में एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने सी ले लिया, इस पर एक एंगल बनाया, मान लो ये एंगल है थीटा। तो इनका क्या कहना है कि ये जो कॉर्ड है टेंजेंट के साथ में ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब जिस तरफ ये एंगल बनाया उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ, यानी कि ये इधर, ये एंगल बराबर होंगे। किसी भी कॉर्ड का किसी टेंजेंट के साथ में एंगल, किसी कॉर्ड का टेंजेंट के साथ में जो एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा थीटा, एंगल बी ए, चलो यहां पे कोई पॉइंट हम डी लिए लेते हैं समझाने के लिए, तो एंगल बी ए डी, तो एंगल बी ए डी जो है क्या है, कॉर्ड बी ए का टेंजेंट के साथ में बनने वाला एंगल है। तो ये जिस तरफ बन रहा है, बिस्किट के जिस टुकड़े की तरफ आपने बनाया है उसके अपोजिट, अपोजिट की जगह हम यहां पे ऑल्टरनेट वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइड में, उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। बहुत काम की चीज है। अब आप कहेंगे सर क्यों, ऐसा कैसे हो गया, तो प्रूविंग देखते हैं, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगी प्रूविंग, बट जानना तो चाहिए ही कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए समझिए इस बात को। देखो अभी हमने इस एंगल को माना था थीटा, ठीक है ना, इस एंगल को थीटा माना था, राइट। ये टेंजेंट बनाई थी हमने लाइन एल, और ये इसको ए पॉइंट पे टच कर रही थी, इसको हमने बी पॉइंट लिया था, और समझाने के लिए यहां पर एक पॉइंट डी लिया था। हम अभी नहीं कह रहे हैं कि ये थीटा एंगल बी ए डी के बराबर है, ये तो प्रूव करना हो गया। अब ए पॉइंट से एक कॉर्ड तो आपको बनी दिख ही रही थी, ए बी। अब ए पॉइंट से सर्किल के सेंटर, ये सेंटर है, मान लो सर्किल का सेंटर, इसको, अच्छा ये पॉइंट हमने सी कहा था, सेंटर को आप ई कह लो। अब अगला लेटर हमारे पास ई अवेलेबल है, ये सर्किल का सेंटर है ई। हमने क्या किया, ए से डायमीटर खींचा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डायमीटर खींचा। डायमीटर खींचने का मतलब ई से पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे। अच्छा, और आपको मालूम है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और हमने यहां से ए को ई से मिलाया, तो भैया ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसमें कोई शक नहीं किसी को, ये तो आज की पहली प्रॉपर्टी थी कि टेंजेंट जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाले रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ओके, जरा वापस पुरानी बातों में आ जाएं। ए बी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में एंगल ACB और एंगल AFB बराबर होंगे, क्यों, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। वेरी गुड, तो ये एंगल बी लिख दें हम थीटा, इसको तो लिख ही सकते हैं थीटा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट AB कॉर्ड के रेस्पेक्ट में। जो इसने आप देखें कि ये जो AB कॉर्ड है, इसने इस सर्किल के दो दो पार्ट कर दिए, टुकड़े कर दिए, सेगमेंट्स कर दिए। तो जिस सेगमेंट में एंगल ACB है उसी सेगमेंट में एंगल AFB है, बराबर होंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अच्छा, और ये AF क्या है, AEF डायमीटर है, एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, सुना है। तो यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इसमें किसी को इतराज हो तो बता दो भाई। अच्छा, अब देखना, बस गाड़ी मंजिल तक पहुंचने वाली है। ट्रायंगल पकड़ लो जरा, ABF। ABF ट्रायंगल में बी पे तो 90 डिग्री, एफ पे बन रहा है थीटा, तो यहां कितना बनना चाहिए फिर, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। और आप देखिए ए पर कुल मिला के कितना एंगल है, 90 डिग्री।
तो ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये क्या बचेगा, थीटा बचेगा, तभी तो इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा। प्रूव हो गई बात। क्या प्रूव करना था, एंगल BAD को एंगल BCA के बराबर प्रूव करना था। ठीक, अब इसी बातों को लिखेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि लेट एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। आप कहेंगे कि एंगल AFB इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल AFB ये भी आ गया थीटा। ठीक है, AFB थीटा आ गया। तो सिंस AF इज डायमीटर, तो it implies that angle ABF is equal to 90 degree. Angle in a semicircle is right angle. ये प्रॉपर्टी लगाई, तो it implies that angle BAF ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ट्राइंगल ABF में B पे 90 डिग्री बन गया, तो एंगल F पे और A पे बनने वाले उनका सम 90 डिग्री बनेगा। वहां पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वहां पे देखिए थीटा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कर दो उसका 90 डिग्री माइनस थीटा। बट वर्टेक्स A पे कुल मिला के एंगल 90 डिग्री है, जिसमें से ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये क्या बना, तो आप कह सकते हैं कि एंगल FAD हमारा 90 डिग्री है। आप एंगल FAD को लिख सकते हैं एंगल FAB प्लस एंगल BAD, ये मिलके 90 डिग्री है। तो FAB ये आ रहा था 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल BAD, दिस इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैंसिल हो गया दोनों। आप देख सकते हैं एंगल BAD ये आ गया थीटा। अब किसको बोला है थीटा हमने, एंगल ACB को। ठीक है, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACB। ये प्रॉपर्टी है भाई, बहुत काम आएगी क्योंकि थ्योरी का। और अब आते हैं थ्योरी की आखिरी बात, इस चैप्टर की आखिरी बात टेक्स्ट की। बहुत लंबा चैप्टर था, अब इस चैप्टर में टेक्स्ट के मामले में हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। अब क्या कहने चाह रहे हैं हम आपसे, ये सर्किल है, एक टेंजेंट बनाई हमने, सर्किल को मान लीजिए किसी पॉइंट T पे टच कर रही है। इस टेंजेंट पे एक पॉइंट जहां मन करे वहां ले लो, T को छोड़ के। तो चलो हमने ये P पॉइंट ले लिया यहां पे, ध्यान देना। इस पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया जो इस सर्किल को दो जगह काट रहा है, A पर और B पर। ठीक, P पॉइंट से दो चीजें बनाई, एक तो PAB लाइन सेगमेंट, और एक P से एक हमने टेंजेंट बनाई जो कि T पॉइंट पे टच कर रही है। ये जो नियम है इसका नाम है पावर रूल। क्या कहता है पावर रूल, कि ये जो पॉइंट P है इससे जो हमने कॉर्ड के सेगमेंट्स बनाए, क्या होंगे सेगमेंट्स, PA PB,
तो ये जो PA और PB हैं, इनका जो प्रोडक्ट है PA इंटू PB, ये जो है PT के स्क्वायर के बराबर होगा। PT का स्क्वायर, PT का जो स्क्वायर है वो आपका PA इंटू PB के बराबर होगा। ये कहलाती है पावर थ्योरम। बात आई कि ये कहां से आ गई भाई, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। तो चलिए अभी समझाते हैं, बस ये लास्ट। हाँ ठीक है, PT स्क्वायर के बराबर ही आएगा, बिल्कुल। PA PB का प्रोडक्ट हमेशा PT स्क्वायर के बराबर आएगा। देखिए अभी क्यों, रीजन समझिएगा, बहुत आसान रीजन है। ये P पॉइंट था, ये T पॉइंट था, ये हमारा A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, ठीक है। हमने यहां पे कंस्ट्रक्शंस करे हैं, T को A से और T को B से मिला दिया, T को A से और T को B से मिला दिया। जरा आप अभी अभी जो पढ़ा था हमने इसके पहले रूल, उसके तहत चलो। अब देखो AT एक कॉर्ड है, AT एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ में इधर जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल बना रही है ये वाला, अगर हम इस एंगल को थीटा कह दें तो ये कहां किसके बराबर होगा? वेरी गुड, एंगल बी के बराबर, बिल्कुल सही। तो ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। कोई भी कॉर्ड टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनाती है, बात हो रही एटी कॉर्ड की, एटी कॉर्ड टेंजेंट के साथ में जो एंगल बना रही है, इस कॉर्ड का ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाए हुए एंगल के बराबर होगा, राइट? अच्छा, अब आप क्या कीजिए, दो ट्रायंगल्स कंसीडर कीजिए। इन ट्रायंगल PTA and triangle PTB, PTA और PTB दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि इसमें ये वाला एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन, फिर एंगल PTA इज इक्वल टू थीटा, और उस ट्रायंगल में एंगल PBT, भाई स्मॉल ट्रायंगल PTA है, बड़ा ट्रायंगल है PBT या PTB। तो आप देखिए स्मॉल ट्रायंगल में भी हमको एंगल मिला थीटा, बड़े ट्रायंगल में भी थीटा मिला, और P पे तो कॉमन था, तो हेंस बाय एंगल एंगल रूल ट्रायंगल PTA इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो नाम समझ लो क्या लिखेंगे। P तो कॉमन पॉइंट है दोनों का, P पे तो कॉमन पॉइंट को तो वैसे लिख देते हैं। अब इसमें T पे जो एंगल बना था PTA में, वो वहां B पे बन रहा है, तो यहां पे बीच में T लिखा है तो वहां पे बीच में B लिखा जाएगा, और तीसरा लेटर क्या बचा उसका? PT T आएगा, तीसरा लेटर T आ गया, ठीक। तो PBT, PTB ऊपर लिखा था, ऊपर जाए जितना लिखो, लेकिन जब सिमिलैरिटी लिखना तो बिल्कुल सही से नाम लिखना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए शुरू के दो लेटर्स ले लो PT, तो वहां शुरू के दो लेटर्स क्या हैं? PB। यहां पे फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ले लो PA, वहां पे फर्स्ट एंड लास्ट लेटर क्या होगा? PT। क्रॉस करो, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PT इंटू PT क्या हो गया? PT स्क्वायर, उधर क्या आ गया? PA इंटू PB। हो गई बात प्रूव? तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाओ और एक
लाइन सेगमेंट बनाओ तो ये जो कॉर्ड AB के सेगमेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट P के द्वारा PA PB इनका प्रोडक्ट PT स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर T इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, थ्योरी खत्म। अब कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, है ही नहीं बताने को, बहुत लंबा चैप्टर था। अब सवाल लगेंगे, ठीक है। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा चैप्टर अभी तक तो नहीं आया हम लोग के सामने। मेंसुरेशन आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेंसुरेशन भी इतना लंबा होगा जितना लंबा ये चैप्टर था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं इसके ऊपर जरा। अब यहां से हमारे सवाल शुरू हो रहे हैं। पहला सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाले, जिनके की रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं। स्मॉलर वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि बड़े सर्किल की एक कॉर्ड है, सुनो ध्यान से, बड़े सर्किल की एक कॉर्ड है जो कि छोटे सर्किल को टच कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्किल। आउटर सर्किल मतलब बाहर वाला सर्किल, उसकी कॉर्ड यानी ग्रीन कलर से जो बनी हुई है, विच टचेस द इनर सर्किल। तो जैसे अगर हम इस पॉइंट को A कह दें, इसको B कह दें, ये सर्किल के सेंटर को C मान लें, तो आपको जो चीजें उन्होंने बता रखी हैं कि AC डिस्टेंस बता रखा है, और बताइए स्मॉलर सर्किल का रेडियस, इस स्मॉलर सर्किल का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, और बाहर वाले सर्किल का रेडियस इसका है 5 सेंटीमीटर। आपसे इस कॉर्ड की लंबाई पूछ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। सवाल समझ में आया? चलो देखो मैं कैसे करूंगा। ये सर्किल का पहले कॉर्ड है AB, सर्किल का सेंटर है C। मैंने क्या किया, अभी इनर सर्किल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, भूल जाओ कि है। बड़ा सर्किल है, उसकी कॉर्ड है AB। आपने एक बात पढ़ी है क्लास 9th में, उसका इस्तेमाल होने जा रहा है। किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी। इन्होंने क्या कहा, ये AB क्या कर रही है, इनर सर्किल को टच कर रही है। तो टच कर रही है तो कोई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो चलो इसको हम M मान ही ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। बहुत हैंग हो रहा है आज। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हमने M मान लिया। अब आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो तो यहां पे AB क्या हो गई, AB इस सर्किल के लिए एक तरह से टेंजेंट हो गई। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से मिलाने से रेडियाई रेडियस को मिलाओगे तो 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री है, इसमें कोई शक? तो क्या कीजिए कि लेट M बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। of inner circle with AB। जो आउटर सर्किल की कॉर्ड है उसके साथ में ये M पॉइंट मान लिया। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल CMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी टेंजेंट सर्किल को जहां टच करती है उससे पास होने वाले रेडियस के साथ में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। 9th क्लास में पढ़ा था, किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देती है। पढ़ा है? अब आप कहेंगे सर याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी हम आपको ब्रीफ में समझा दें। अगर C को B से मिला दिया जाए तो दो ट्राइंगल देखो, CMA और CMB, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। किस खुशी में? RHS रूल से। भाई CACB बराबर बड़े सर्किल के लिए CACB।
और CM कॉमन है, रेडियस CA रेडियस CB के बराबर था, CM कॉमन साइड और 90 डिग्री दोनों में है, तो RHS रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो MA और MB बराबर हो जाएंगे। तो वैसे भी हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं इट मींस AM इज इक्वल टू BM, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। क्या बात लिखेंगे यहाँ पे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। तो इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब आप ये देखिए, इस छोटे सर्किल के साथ में ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को कुछ देर के लिए D माने ले रहे हैं, या जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इस बात की, तो उसको हटा ही देते हैं। एक मिनट, जितनी जरूरत उतना करेंगे। हाँ, छोटे सर्किल के लिए रेडियस कितना दे रखा था? 3 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है। बड़े सर्किल का रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल CMA में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो AM कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CMA, AM की लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गई आपकी A से M तक की दूरी। अच्छा, अभी हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि भाई AM और BM बराबर हैं, तो जब ये 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी तो 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो इट मीन्स BM is also equal to 4 centimeter. Hence AB की कुल मिला के लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। ये जवाब इस सवाल का। तो पहला सवाल देखिए क्या था, फिर समझिए सवाल में क्या कह रहे हैं कि कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, कंसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक जैसा भी आप बोलिए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब सेम सेंटर वाले। इनर सर्किल के लिए रेडियस है 3 सेंटीमीटर, आउटर के लिए है 5 सेंटीमीटर। आउटर सर्किल की एक कॉर्ड इनर सर्किल को टच कर रही है। सवाल है इस कॉर्ड की लंबाई बताओ। तो अगर ये इसको टच कर रही है तो कहीं तो टच करी, तो उस पॉइंट को हमने M मान लिया। देखो मैंने क्या किया, उस पॉइंट को M माना। तो ये M यहां पे इनर सर्किल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने M पॉइंट को सेंटर C से मिला दिया, और हमको मालूम है कि ये कॉर्ड और इस CM के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है, जिस पॉइंट पे टच करा उसको सेंटर से मिलाने से रेडियस के साथ। ठीक है, अब CM की लंबाई पता ही है इनर सर्किल के लिए 3 सेंटीमीटर है। हमने C को A से मिला दिया, ये 5 दे रखा है। फिर आप देखिए कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसकी वजह से CMA एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो उससे A और M के बीच का डिस्टेंस निकल आया। अब जितना AM आया उतना ही BM आएगा, बिकॉज सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे गिराने, अगर हमने कोई परपेंडिकुलर गिराया है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी हुई है। इसके हिसाब से AM और BM बराबर होंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर है तो उधर वाला भी 4 सेंटीमीटर होगा। ऐड करके देख लो तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया। ये जवाब हो गया इसका। अगले सवाल पे आते हैं। यहां पे लिखा है इन्होंने कि ये जो एडजॉइनिंग फिगर है, 2 सर्किल्स हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, दिख ही रहा है। और इसके अलावा यहां पे 2 डायरेक्ट टेंजेंट हमने बना रखी हैं, PQ टेंजेंट और LH टेंजेंट बनी हुई है, और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट बनी हुई है। कॉमन टेंजेंट 3 है यहाँ पे, एक PQ, एक LH और एक EF। EF जो है ट्रांसवर्स टेंजेंट है, अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। PQ के रेस्पेक्ट में दोनों एक ही साइड में है, तो डायरेक्ट टेंजेंट है। सवाल ये है कि ये जो कॉमन टेंजेंट EF है
प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट एट सी पे जो बन रही है यानी कि EF, ये जो PQ सेगमेंट है और LH सेगमेंट इनको बाइसेक्ट करेगी। देखिए जब बात होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट तो दिमाग में आता है यार कि टेंजेंट तो एक लाइन होती है, लाइन की तो कोई लेंथ होती नहीं, वो तो एंडलेस होती है। लेकिन जब बात होती है किसी टेंजेंट, मतलब कोई भी ये जो डायरेक्ट टेंजेंट है इसकी लेंथ निकालने की बात होगी, तो क्या करेंगे, जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं इनके बीच का डिस्टेंस, ये कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। जैसे अब यहां पे हमें ये प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट EF है ये PQ के दो टुकड़े कर रही है, मतलब PE इक्वल टू EQ दिखाना है। इसी तरीके से ये जो EF टेंजेंट है ये LH के भी दो टुकड़े कर रही है, तो FL और FH बराबर है। तो ये जो दो वो लेंगे, E पॉइंट एक्सटर्नल टेंजेंट बनाएगा दो EP और EC, A सर्कल पे सर्कल सेंटर A है, तो EP और EC बराबर हो जाएंगे। देखिए यहां क्या कंसेप्ट लगेगा, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जरा गौर करो, E एक पॉइंट है, ये E पॉइंट, हम चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, जरा गौर करना भाई जरा। E पॉइंट से पहले हम लेफ्ट सर्किल की बात करें, लेफ्ट सर्किल की, E पॉइंट से लेफ्ट सर्किल पे दो दो टेंजेंट दिख रही हैं, एक EP और एक EC। EP and EC are tangents on circle with center E। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि EP इज इक्वल टू EC बोल सकते हैं भाई। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी टेंजेंट पे जो हम डिस्टेंस निकालते हैं बराबर होता है, बताई थी बात। तो यानी कि ये जो EP है वो EC के बराबर है। अच्छा, इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली EQ and EC are tangents on circle with center B। EQ और EC भी तो टेंजेंट है उस सर्किल पे जो राइट साइड में बना हुआ है। आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, तो इट मींस EQ इक्वल टू EC। सर हमें अभी निकालना होगा सर, इसको अभी इसका सर चश्मा है तो इसको देखिएगा। EQ इक्वल टू EC। इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो यहां भी EC है यहां भी EC लिखा हुआ है, तो EP इक्वल टू EQ, EP इक्वल टू EQ। EP और EQ बराबर आ गए। देखो भाई EP पहले EP जो था EC के बराबर था और EC EQ के बराबर था। आप देख सकते हैं कि ये EP और EQ बराबर है, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। इट मींस E bisects PQ। सिमिलरली F bisects LH। इसी में ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली F bisects LH। बस यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ कि ये जो टेंजेंट है EF उन दोनों टेंजेंट्स के टुकड़े कर रही है बराबर बराबर, तो PQ के बराबर टुकड़े कर दिए दो। इसी तरीके से इधर आप क्या करते हैं, FL FC के बराबर होगा,
एफ एच एफ सी के बराबर होगा तो फिर एफ एल और एफ एच बराबर आ जाएंगे, तो एफ इज मिड पॉइंट। एक को पूरा करके दिखाएंगे और चूंकि दूसरे में सिमिलर बातें लगनी है तो हम लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं। एक को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, इट मीन्स आपको आता है, वही चीजें लिखनी है तो वो जब एक को प्रूव कर दीजिए बाकी को वो मान लेंगे कि सिमिलर करके अगर आप लिख देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे।